स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज इस वीडियो में हम राजस्थान कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें। बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इन सारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल्सो यूट्यूब। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं दिए हुए लिंक्स पर, दिस वन एंड फेसबुक। तो पिछली दो वीडियो में हमने राजस्थान कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज किए थे जो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और अब हम पूरा फाइनल राजस्थान कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। और इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की स्ट्रक्चर में ज़रूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल भी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए चाय की चुस्की लेते हुए पूरी एनर्जी के साथ अंत तक अपना उत्साह बनाए रखें। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक, राजस्थान में सहकारिता। देखिए इसका प्रारंभ होता है 1904 अजमेर में। प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पे होती है? भिनाए अजमेर में। वो कब होगी? 1905 में हुई थी। वर्ष 1910 में राज्य के पहले केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन अजमेर में किया गया। क्वेश्चन के माध्यम से देख चुके हैं जो कि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए राज्य के प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1924 में ये कहाँ पर की गई थी? अजमेर में ही की गई थी। और मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी पहले बैंक बने हैं वो मोस्टली सब कहाँ हैं? अजमेर में ही शुरू हुए हैं। देखिए वर्ष 1915 में भरतपुर राज्य द्वारा प्रथम सहकारी कानून पारित किया गया। देखिए ये क्या थी? प्रथम रियासत थी, इसलिए यहाँ पे इसे राज्य कहा गया है। आगे देखिए सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। जो लोग एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, उनको ये सब अब दिमाग में छप जाने हैं और एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। देखिए जो सहकारी सप्ताह होता है वो कब होता है? नवंबर माह में। क्या है ये? सहकारी सप्ताह है। तो ये थी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं, सहकारिता का क्या मतलब होता है एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर किया गया प्रयास सहकारिता कहलाता है तथा ऐसे संगठन सहकारी संगठन कहलाते हैं। सहकारिता का सिद्धांत हम देख चुके हैं कि सब एक के लिए और एक सब के लिए। इसका मूल मंत्र क्या है? सामाजिक उत्थान स्वार्थपरकता से सार्वजनिकता की ओर। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 है। स्लोगन क्या है इसका? सहकारी उद्योग से बेहतर विश्व का निर्माण करना। अब आगे हम बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपने अभी तक ना देखी है ना कहीं पढ़ी है। तो आइए सहकारिता के सिद्धांत देख लेते हैं। सहकारिता के सिद्धांत। विश्व में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ओवन को। 1771 से 1858 क्या था ये इनका? ये क्या है इनका? पृथ्वी पर रहने वाली अवधि है। समझ गए आप लोग? जन्म एंड मृत्यु। देखिए इनके द्वारा श्रमिकों की बस्तियों का निर्माण सहकारी संगठन के आधार पर किया गया। इनका संबंध कहाँ से है? इंग्लैंड से है। आगे चलिए सहकारिता की परिभाषा देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार क्या है। एक सहकारी समिति समान आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समान अधिकारों उत्तरदायित्वों के आधार पर स्वेच्छापूर्वक मिलकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से और कई विद्वानों ने यहाँ पर परिभाषाएं दी हुई है। एम ब्लैंकेट, जेपी सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखिए किसके द्वारा दी गई है? एम.टी. हैरिक के द्वारा दी गई है और एच. कल्बर्ट के द्वारा दी गई है। तो ये सभी आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सहकारिता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कि लाभ के स्थान पर कल्याण सेवा को महत्व दिया जाता है। यहाँ पे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, सहयोग होता है। व्यवसाय चलाना जो किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पे पारस्परिक सहयोग की भावना होती है। न्याय और समानता के सिद्धांत होते हैं। स्वचालित होती है सामाजिक और आर्थिक आंदोलन, और साथ ही नैतिक एकता के महत्व को क्या करती है? ये मजबूत।
अब आती है एक इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन बनना बहुत नेसेसरी है यहाँ से कि देखिए राज्य सहकारी समिति 1953, ये क्या है, इसका सहकारिता अधिनियम है। ठीक है, नया सहकारी समिति अधिनियम 2001 कब बना है, ये इसकी डेट याद रखिएगा, 14 नवंबर 2002 से लागू हुआ है। तो ये जो बहुत सारी डेट्स हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट चलते हैं 2001 के सहकारी अधिनियम में संशोधन। देखिए 2016 में संशोधन हुआ है, उसके बाद 2018 में हुआ है, फिर 2019 में। तो संशोधन में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है इसका निर्धारण किया गया, किसके लिए, सदस्यों हेतु। और राजस्थान देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने ये लागू किया। क्या लागू किया कि जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित होती है। देखिए 2018 में क्या बताया गया कि सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित संचालक और अध्यक्ष जो हैं वो आगामी 2 वर्ष की अवधि के लिए और चुने जा सकते हैं लगातार। नेक्स्ट देखिए 2019 के विधेयक के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन निर्वाचित किए जा सकते हैं, विधायक भी निर्वाचित किए जा सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो एमएलए होते हैं वो भी क्या बन सकते हैं, सहकारी समितियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अब हम देखते हैं कि सहकारिता के कितने क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं। फर्स्ट इज सहकारी वित्त, सेकंड इज विपणन सहकारिता, थर्ड उपभोक्ता सहकारिता, फोर्थ महिला, फिफ्थ डेयरी और 6 कौन सा है, आवास। सहकारी वित्त फर्स्ट नंबर। अल्पकालीन और दीर्घकालीन 2 तरह का होता है ये। देखिए अल्पकालीन वाले में इसका कार्य क्या होता है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, छोटे कृषि यंत्र आदि के लिए क्या करता है, फंडिंग करता है, वित्त अवेलेबल कराता है। देखिए इसकी 3 स्तरीय संरचना होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो अल्पकालीन वित्त होता है उसमें कितने स्तर की संरचना होती है। देखिए शीर्ष, जिला और प्राथमिक। शीर्ष में कौन आता है, राजस्थान राज्य कोऑपरेटिव बैंक जयपुर, जिसे क्या कहा जाता है, अपेक्स बैंक भी कहा जाता है। देखिए इसकी स्थापना हमने कल पढ़ी थी 14 अक्टूबर 1953 को। बी, जिला केंद्रीय बैंकों को क्या कराता है, ये साख वित्तीय उपलब्ध करवाती हैं। तो अपेक्स के अंडर में क्या आते हैं, जो जिला केंद्रीय बैंक होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या अवेलेबल करवाते हैं, ये साख वित्तीय। तो शीर्ष बैंक क्या करते हैं, जिला स्तर के जो बैंक होते हैं उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड देखिए यहाँ पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ये क्या करते हैं, जिला सहकारी यूनियन और जिला केंद्रीय बैंक 2 तरह के होते हैं। तो ये तो करवाते हैं बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड, और ये क्या कराते हैं, प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्तीय सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वित्तीय सुविधा। अब जिला के अंडर में नीचे क्या होती है, प्राथमिक सहकारी समितियां, तो उन्हीं को सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड नंबर पे क्या होता है, प्राथमिक सहकारी समिति। इनमें ये क्या करती हैं, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करवाती हैं। तो पहले हमने पढ़ा था अल्पकालीन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं दीर्घकालीन वित्त के बारे में। यहाँ पर कितने स्तर की संरचना होती है, 2 स्तरीय होती है, याद रखें। दीर्घकालीन में 2 होती है और अल्पकालीन में 3 स्तर होते हैं। तो दीर्घकालीन के 2 स्तर कौन से हैं, एक तो होता है राज्य भूमि विकास बैंक और दूसरा होता है प्राथमिक भूमि विकास बैंक, या कभी कभी इसे केवल भूमि विकास बैंक भी बोल दिया जाता है। तो इसकी संख्या कितनी है, टोटल 36 है। कल एक वीडियो में जब हमने MCQ पढ़े थे तो उसमें बताया था कि कितने बैंक होते हैं, 36 होते हैं। और हमने पूछा भी था आपसे कि ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें 2-2 बैंक हैं। तो ऐसे जिले हैं गंगानगर, जोधपुर एंड अजमेर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने लायक बात है। तो देखिए यहाँ पर काम क्या होता है, बड़े कृषि यंत्र खरीदना। तो जो अल्पकालीन थे उसमें क्या होता है, छोटे कृषि यंत्र खरीदे जाते हैं। अब जब दीर्घकालीन की बात होगी तो कैसे कृषि यंत्र खरीदे जाएंगे, बड़े कृषि यंत्र। साथ ही भूमि की खरीद होती है, जैसा कि नाम है भूमि विकास बैंक, तो भूमि की खरीद और भूमि का विकास करवाया जाता है। सहकारिता के क्षेत्र में हम आ पहुंचे हैं दूसरे नंबर पे, विपणन सहकारिता पे। कृषि उपजों का विपणन सहकारिता के माध्यम से।
क्या होता है यहाँ पे, जो कृषि उपज होती है उसका विपणन करवाया जाता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, शीर्ष संस्था है। शीर्ष संस्था के अंदर आती है राजफेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ है। कार्यालय कहाँ पे है इसका, जयपुर में है, और इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। कार्य क्या है इसके, प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता से कृषि उत्पादों की खरीद करती हैं। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है क्रय विक्रय है, तो क्या करती हैं ये, कृषि उत्पादों की खरीद करती हैं। किनकी सहायता से, प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता से कृषि उत्पादों का विक्रय भी करती है, खरीद किया है, साथ में क्या करेगी, उनका विक्रय भी करेगी और प्रसंस्करण भी किया जाएगा। नेक्स्ट, राजफेड द्वारा पशु आहार फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी और कहाँ हुई थी, जोटवाड़ा में। और जोटवाड़ा कहाँ है आपको पता होगा, जयपुर में है। देखिए सेकंड, प्राथमिक सहकारी विपणन केंद्र क्या होती है, मंडी स्तर पर होती हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे पहुंच चुके हैं हम, उपभोक्ता सहकारिता। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, 1919 में अजमेर में हुई थी। सेकंड, अजमेर में किसके द्वारा, रेलवे कर्मचारियों द्वारा, BB&CI रेलवे कोऑपरेटिव, कुछ याद आ रहा है। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्फेड बोलते हैं। तो इसका पता होना चाहिए आपको फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो कन्फेड का जो स्थापना हुई थी वो 27 मार्च 1967 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है। देखिए कार्य क्या करती है, ये उपभोक्ता हेतु, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है उपभोक्ता सहकारिता है, तो उपभोक्ता हेतु क्या करती है, गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। ब्रांड मसालों की बिक्री हेतु एक मार्क चिन्ह भी जारी करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन करना किसमें आता है, उपभोक्ता सहकारिता में ही आता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या होती है, एक अलग से दवाई देने के लिए एक अलग से चैम्बर होता है, तो वो चैम्बर इसी के अंतर्गत आता है। दवाइयाँ जो है वो यहीं से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आगे देखिए, कन्फेड द्वारा 37 कितने 37 जिला उपभोक्ता केंद्र संचालित हैं पूरे राजस्थान में। नाउ फोर्थ नंबर सहकारिता क्षेत्र है आवास सहकारिता। कौन सी सहकारिता है, आवास है। तो सभी को क्या करती है, ये सस्ते और सुविधा युक्त आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करवाती हैं। संगठन इसका आवासन मंडल, स्थापना 1970, मुख्यालय जयपुर। कार्य क्या है, आवास सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित, और आवास कैसे होते हैं, सस्ते। अब ये जो आवासन मंडल होते हैं इनके द्वारा कुछ योजनाएं भी संचालित होती हैं, जैसे कि बेबी ब्लैंकेट योजना। शुरुआत कब हुई थी, 1998 में। इसका उद्देश्य है आवास मरम्मत हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण 7 वर्षों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप लोग भी ये लाभ कोई भी ले सकता है। ठीक है, देखिए बुधवार नीलामी योजना, भाई बड़ा जबरदस्त नाम है, बुधवार नीलामी योजना। 4 दिसंबर से 26 दिसंबर 2019 तक आवासन मंडल द्वारा तैयार मकानों की नीलामी कैसे की जाती है, सस्ती दरों पर। तो भाई देख लेना, सस्ते मकान चाहिए तो सस्ती दरों पर नीलामी होती है, पहुंच जाना आप लोग, है ना। उसके बाद चलते हैं अपन मंत्री शिक्षक व हरे आवास योजना। प्रारंभ कब हुआ था इसका, 2019 में। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इन योजनाओं का जो नाम है वो याद रखना है ओनली। ठीक है, बेबी ब्लैंकेट योजना, बुधवार नीलामी योजना और मंत्री शिक्षक व हरे आवास योजना। पांचवा देख लीजिए, है महिला सहकारिता। भाई महिला सहकारिता है, कॉमन सेंस से जवाब दीजिए। अगर आपको कोई सोचने को बोले तो क्या होगा महिला सहकारिता में, भाई महिलाओं का आर्थिक सुधार होगा, है ना। उनका जो पिछड़ी हुई है, दबी हुई है, तो उनका उत्थान होगा, उनका सशक्तिकरण यहाँ पर होगा। तो महिलाएं भी यहाँ पर आगे आकर के वर्क कर सकती हैं और बहुत कुछ सीख सकती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, महिलाओं का आर्थिक विकास होता है और सुधार भी होता है। दूसरा मूल मंत्र क्या है, महिलाओं का महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल मंत्र जरूर याद रखिएगा। ओके, देखिए संगठन की बात कर लेते हैं। इससे संबंधित महिला सहयोगी संगठन है। इसकी स्थापना 30 अगस्त 1995 को कहाँ हुई थी, जयपुर में। वर्तमान में कितने महिला सहकारी बैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन रिवाइज कर लीजिए इसको कि उदयपुर में कितने हैं, 2, जयपुर में कितने हैं, 2, कोटा में 1 और भीलवाड़ा में भी 1। तो ठीक है, ये सीटियाँ याद कर लेना आप, उदयपुर, जयपुर, कोटा और भीलवाड़ा।
तो क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि राजस्थान राज्य में महिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 6 है। ऐसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर जिले में कितने महिला सहकारी बैंक हैं? 2 हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी की निकली है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपना बचत घर योजना, अपना बचत घर योजना, इसका नाउ लास्ट सहकारी क्षेत्र है डेयरी सहकारिता। डेयरी विकास व दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि हेतु डेयरी में सहकारी ढांचे को स्वीकार किया गया है। देखिए, इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसे पढ़े बिना भी आप बता सकते हैं कि डेयरी सहकारिता क्यों होगी, क्योंकि जो भी दुग्ध उत्पादक हैं उनकी आय में वृद्धि ही तो करवाएंगे। वो क्या करवाएंगे यहाँ पर? ठीक है, सहकारिता है तो मिलजुल कर काम भी करेंगे और उनका उत्थान भी होगा जो लोग पीछे हैं। ठीक है, तो उत्थान करना मतलब अल्टीमेटली उत्थान का मतलब यही लगाया जाता है कि इनकम को बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पर डेयरी हेतु कितने स्तरीय ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। देख लीजिए कौन कौन आते हैं इसमें। तो फर्स्ट वन इज राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, स्टेट लेवल पर है ये। वर्ष 1977 से 78 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ होगा? ऑब्वियसली जयपुर ही होगा। कार्य क्या होगा इसका? दूध का सही मूल्य प्रदान करना, उपभोक्ता हेतु पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना, डेयरी विकास करवाना और सरस ब्रांड से उत्पादों की बिक्री करना। तो दूसरे नंबर पे जो स्तर आता है वो है जिला लेवल पर। जिला दुग्ध उत्पादक संघ, इसमें टोटल कितने संघ हैं? 31 है और इनका कार्य है प्राथमिक समितियों से दूध खरीद करना। जिला वाले क्या करते हैं? जो इनके नीचे प्राथमिक समितियां होती हैं वहां से दुग्ध को परचेस करते हैं और दुग्ध उत्पादों का वितरण भी करते हैं, यानी कि क्रय भी करेंगे और विक्रय भी करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं? सही मूल्य के लिए अच्छे पौष्टिक दूध उपलब्ध हो जाए, इनका विकास हो जाए, ये चीज़ करते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी थर्ड स्तर पर, जो कि है प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां। ये क्या करते हैं? दुग्ध उत्पादकों से खरीद करते हैं। ठीक है, जो भी दूध वाले बेचने वाले होते हैं, जिनके यहाँ पे गाय भैंस बकरी जो भी होती हैं, उनसे क्या खरीद करते हैं? दूध ले लेते हैं और जिला संघों को दुग्ध बेच देते हैं। इनको ये खरीदते हैं तो एक तरीके से ये क्या करते हैं? सेल कर देते हैं इनको। ओके, या फिर ये कह सकते हैं कि जो जिला दुग्ध उत्पादक संघ है उनको प्राथमिक सहकारी समितियां दूध उपलब्ध करवाती है। देखिए, अन्य सहयोगी संस्था के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी संघ। स्थापना कब हुई थी इसकी? 21 दिसंबर 1957 को। तो अब आप अपेक्स बैंक में और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी संघ जो है 1957 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था और इसका जो कार्य है वो क्या है? सहकारी आंदोलन का शीर्ष और प्रवक्ता संस्थान। तो ये क्या करते हैं? कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर योजनाएं निकालते रहते हैं, बताते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है शिक्षण प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रचार प्रसार किया जाता है, सहकारिता में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। तो जो सहकारी प्रशिक्षण केंद्र है वो पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? जयपुर में है। और साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो सहकार दर्शन है। नंबर 2 पर आइए, अन्य सहयोगी संस्था में राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड जयपुर 1960 में इसकी स्थापना होती है और इसका कार्य है मुद्रण पत्रों को तैयार करना। तो देखिए, यहाँ पर जो सहकारी समिति होती है उससे संबंधित कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं, लोगों की जो है जॉब भी लगती हैं या फिर कुछ भी चीज़ें क्रय विक्रय की जाती हैं, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स काम में आते हैं, जो भी रजिस्टर होते हैं, सारे के सारे कहाँ पर मुद्रित होते हैं? पर्टिकुलर ये होते हैं राजस्थान राज्य सरकारी मुद्रणालय लिमिटेड जयपुर में ही। कहाँ पे होते हैं? छपते हैं। क्या होते हैं? छपते हैं। पर्टिकुलर इनके अलग से चीज़ें छापी जाती हैं। अन्य उपयोगी संस्थाओं में हम तीसरी संस्था देख रहे हैं, राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा व प्रबंधन संस्थान जयपुर। देखिए, इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष जो होता है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, देखिए कार्य क्या होता है इसका? सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र संचालन। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि ये शिक्षा यानी कि प्रशिक्षण देता होगा, प्रबंधन अनुसंधान केंद्र संचालन करता होगा। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है कि अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है। आ जाइए, 4th नंबर सहकारिता कल्याण सेवा 1988 में स्थापित होता है।
परिवारजनों के विकास हेतु होता है इसका कार्य। सहकारिता कल्याण सेवा का ये मतलब होता है कि जो लोग भी सहकारिता से जुड़े हुए हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनके जो परिवार हैं, उनका क्या हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो याद रखिएगा, ठीक है, सहकारिता कल्याण। पांचवा देखिए, राजस्थान राज्य जनजातीय क्षेत्रीय सहकारी संघ भी है यहाँ पर, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। नंबर 6 देखिए, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त व विकास सहकारी निगम लिमिटेड की स्थापना 1980 में होती है, मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर। तो ये इसकी 7वीं उपयोगी संस्था है। अब देख लेते हैं सहकारिता के महत्व। वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या किया जाता है। सहकारिता में देखिए, आर्थिक विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, धन का सदुपयोग किया जाता है, सामाजिक विकास में सहायक होते हैं, बुराइयों को दूर की जाती है, शिक्षा प्रशिक्षण के स्तर में सुधार होता है, नकद विपणन की व्यवस्था होती है और सरकारी ऋणों के माध्यम से उत्पादन हेतु पूंजी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है। तो होता क्या है यहाँ पे, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, और जो ग्रामीण कृषक, भूमिहीन, मजदूर, जिनकी आय कम होती है, गरीब लोग होते हैं, ऐसे लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, ऋण दिया जाता है और उनको टेक्निकल हेल्प भी की जाती है। सो दिस इज वेरी कॉमन। अब सहकारिता के असफलता के कारण क्या है, ये देख लीजिए। सहकारी संगठन के कर्मचारियों, श्रमिकों में कुशलता का अभाव होता है, प्रशिक्षण की भी कमी होती है। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने सालों बाद यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी कुशलता का भी अभाव होता है। लेकिन अब जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो इस कोऑपरेटिव को बहुत सारा बढ़ावा देना आपका कर्तव्य होगा, ठीक है। तो सरकार द्वारा अंकेक्षण सहकारी समितियों का जो पंजीकरण होता है, वो इन संगठनों की स्वायत्तता को क्या कर देती है, कम कर देती है। इनका खुद का रोल कम रहता है, दूसरों के अंडर में ज़्यादा रहते हैं। नंबर 3, सहकारी संगठनों में कुशल नेतृत्व का अभाव होता है, प्रतिस्पर्धा करने में भी असफल है। जैसे आप देखते हैं, प्राइवेट बैंक हो गया, ICICI हो गया, है ना, SBI हो गया, ये लोग क्या है कि अपना जो काम है वो बहुत प्रतिस्पर्धा के साथ में करते हैं। इनमें होड़ मचती है कि हम आगे निकल जाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई होड़ होती नहीं है, ठीक है। देखिए, 5वां है, लाभ उद्देश्य नहीं होने के कारण व्यवसाय की भावना भी विकसित नहीं हो पाती है। उद्देश्य इनका लाभ कमाना नहीं होता है, उद्देश्य इनका एक दूसरे की हेल्प करना होता है, ठीक है। 6 देखिए, अशिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव होता है। 7वां, सहकारिता के प्रति जागरूकता का भी अभाव है। 8वां है, सामाजिक असमानता और कुरीतियाँ। अब जागरूकता का तो अभाव है ही, वैसे तो आपके एग्जाम हैं इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हम लोग भी कहाँ जानते थे इसके बारे में। तो जो आम जनता होती है उनको इनके बारे में पता नहीं होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। 8वां हमने देख ही लिया है, असमानता और कुरीतियाँ भी यहाँ पर व्याप्त होती हैं। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य योजनाएं देख लेते हैं, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, फर्स्ट है उपज रखन ऋण योजना। हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से देख चुके हैं कि इसका प्रारंभ 2020 में हुआ था। उपज रखने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है किसानों को, और 5500 ग्राम सहकारी समितियों की सहायता से ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। लाभ क्या होता है इसमें, जितनी भी उपज होती है जो भंडारित की जाती है उसका 70% ऋण के रूप में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, सहकार जीवन सुरक्षा योजना। नाम से पता चल रहा है भाई जीवन की सुरक्षा होती है यहाँ पर। तो क्या होता है, बीमा होता है 10 लाख रुपए का, या फिर जितना भी ऋण जमा होता है उसके बराबर होता है। 2008 में ये शुरू हुई थी। तो नंबर 3 देख लीजिए, सहकार सुगम कार्ड योजना। इसमें 2002 से शुरू हुई थी। किसके लिए है ये, लघु अति लघु उद्यमी जो होते हैं, दस्तकार होते हैं और व्यवसायी होते हैं, उनके लिए। नेक्स्ट आता है 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा इसमें मिलती है। नंबर 4 है संजीवनी योजना। 18 मई 2001 को शुरू हुई। संचालन कौन करता है, राजफेड। उद्देश्य क्या है, कमजोर और मृत प्राय सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई हमने देखा था बहुत सारी समिति को क्या कर दिया जाता है, वाउंड अप कर दिया जाता है ना, उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, परिसमापन हो जाता है। तो परिसमापन उनकी कगार पे जो समितियां होती हैं उन्हें ये क्या करती हैं, संजीवनी बूटी याद होगी आपको, ठीक है। लक्ष्मण जी के घायल होने पर कौन लेकर के आए थे, हनुमान जी। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है कि जब सहकारी समितियाँ घायल हो जाती है तो उन्हें संजीवनी बूटी जो है संजीवनी योजना के माध्यम से राजफेड अवेलेबल करवाता है।
देखिए 5th नंबर योजना सर्वप्रिय योजना 2000 में शुरू हुई थी। जनता को सस्ती और शुद्ध वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध करवाना, ये सर्वप्रिय योजना के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा उचित मूल्य की दुकानों पर कितनी लाइन लगी रहती है। चाहे बाइक 1 लाख रुपए की हो, लेकिन फिर भी लोग उचित मूल्य की दुकान पर तो जाते हैं ताकि वहां पर सस्ती और शुद्ध वस्तुएं अवेलेबल हो जाए और उनको कुछ और ही काम में ले लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 6 नंबर योजना की, ज्ञान सागर ऋण योजना की बात कर रहे हैं। प्रारंभ होता है इसका 2002 में। लाभार्थी कौन है? जो 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लोग होते हैं। और इसका लाभ क्या है कि ये उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अब देखिए नाम में दिख रहा है ज्ञान सागर, बहुत सारा नॉलेज देने वाली ऋण योजना है। तो नॉलेज किस में मिलेगा? उच्च तकनीकी कोर्स किए जाते हैं या फिर कोई व्यावसायिक MBA कर रहे हैं, तकनीकी कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, या और कुछ PhD कर रहे हैं किसी में, ठीक है, किसी टेक्नोलॉजी में। तो उसमें क्या आती है? ये ज्ञान सागर ऋण योजना के द्वारा ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आती है 7वीं योजना सहकार प्रभा योजना। सहकार प्रभा योजना के द्वारा क्या होता है? प्रभा से क्या दी जाती है? रोशनी दी जाती है ऐसे लोगों को जो कृषि संबद्ध कार्यों और कुटीर ग्रामीण दस्तकारी कार्यों हेतु होते हैं। इन लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। और ये जो प्रभा योजना है कहाँ पर होती है? ये होती है प्राथमिक सहकारी विकास बैंकों के द्वारा संचालित। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में? यही बनेगा कि सहकार प्रभा योजना जो सहकारिता की एक योजना है, इसमें कितने रुपए की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? तो इसमें 3 वर्ष हेतु मैक्सिमम कितने साल के लिए होती है? 3 साल के लिए, और 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बाकी आपको अपने हिसाब से ही व्यवस्था करनी होती है। सहकारिता से संबंधित समितियां, फर्स्ट वन इज एडवर्ड लो समिति एंड भारतीय अकाल आयोग भी इसे ही बोलते हैं। 1901 में बनी थी ये समिति, और इस समिति ने क्या की थी? ग्रामीण कृषि बैंक के संगठन की सिफारिश की थी। और साथ ही सिफारिश के आधार पर क्या हुआ था? भारतीय सहकारी साख अधिनियम 1904 को पारित किया गया। नंबर 2 मैकलेगन समिति 1914, क्या हुआ था इसके द्वारा? अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश हुई थी। नंबर 3 मेहता समिति के द्वारा क्या किया गया था? जो सहकारी समिति है उसको बहुउद्देशीय बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। नाउ नंबर 4 गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति 1944 में बनी थी। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि इस समिति ने कृषि साख हेतु सहकारी संगठनों के स्थापना का प्रावधान किया। किस लिए? कृषि साख हेतु। नाउ 5th सहकारी नियोजन समिति 1945। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे RG सरैया। और सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की इन्होंने सिफारिश की थी। क्या की थी? जो भी सहकारी संस्थाएं हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की सिफारिश की। देखिए नंबर 6 क्या है? अखिल भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति। समिति का गठन गोरवाला की अध्यक्षता में हुआ था। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। समितियां एक बार वापस रिवाइज कर लेना, एक क्वेश्चन श्योर बनता है यहाँ से। देखिए प्रमुख सुझाव क्या है? यहाँ पर जो सुझाव थे वो किसने क्या क्या दिए हैं? देखिए एक तो थे ML दंतवाला समिति। इसका ये सुझाव था कि जो मुख्य उद्देश्य जो है वो कृषि उपज विपणन और आवश्यक वस्तुओं का वितरण, क्या करना है? कृषि उपज विपणन और आवश्यक वस्तुओं का वितरण हेतु सुझाव दिया था। साथ ही द्विस्तरीय ढांचे के गठन की सिफारिश इन्होंने की थी। पहला मंडी स्तर पर और दूसरा केंद्रीय विपणन केंद्र, केंद्रीय स्तर पर। दूसरी समिति कौन सी थी यहाँ पर? RN मिर्धा समिति, दैट इज 1964 में बनी थी। यह समिति सहकारी समितियों के मापदंडों को निर्धारित करने से संबंधित थी। सहकारी समिति के मापदंड क्या होने चाहिए? उनका लेवल क्या होना चाहिए? RN मिर्धा। चलिए अगला सुझाव किसके ऊपर था? RK हजारी समिति द्वारा था। इनका क्या सुझाव था कि जो ढांचा है सहकारी साख का वो कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय
होना चाहिए, ये उनका प्रस्ताव था और सुझाव भी था कि सहकारी साख संगठन के लिए। फिर है क्रेफी कार्ड समिति की बात होती है, अध्यक्ष थे इसके CV रमन। देखिए इनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए, इनके द्वारा सुझाव दिए गए थे फार्मर्स सर्विस सोसाइटी का गठन करना चाहिए, मतलब किसानों का उत्थान होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2 क्या है, लैम्प्स तथा नाबार्ड की स्थापना की जाए। नंबर 3 कहना था कि सहकारी साख हेतु बड़े राज्यों में त्रिस्तरीय और छोटे राज्यों में द्विस्तरीय ढांचे का गठन किया जाए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ये हो सकता है कि बड़े राज्यों में त्रिस्तरीय ढांचे का गठन किया जाए, ऐसा सुझाव कौन सी समिति ने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी समिति ने दिया था। फार्मर्स सर्विस सोसाइटी का गठन का सुझाव कौन सी समिति ने दिया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, इसलिए आपको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए सहकारिता से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं। देख लीजिए इसका अधिनियम है फर्स्ट नंबर इस सहकारी साख समिति अधिनियम 1904। सहकारी समिति अधिनियम 1912 है। पूछा जा सकता है कि सहकारी समिति अधिनियम कब बना, 1912 में। सहकारी संगठनों के गठन का प्रावधान इसमें किया गया था। देखिए थर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में सहकारिता को सूची में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया सहकारिता को, प्रांतीय सूची में, तथा राज्यों को सहकारी समिति अधिनियम 1912 में परिवर्तन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी 1925 पारित किया गया। तो मैंने आपको बताया है कि सहकारिता कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, जरूर याद रखिए। नंबर 4 देखिए मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1948 ये कहता है कि एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 पारित इसके द्वारा किया गया और अधिनियम के द्वारा 1949 के अधिनियम को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्योंकि नया अधिनियम आ गया है तो पुराने अधिनियम को रद्द ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। नंबर 5 बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 1984 के अधिनियम स्थान को किसने ग्रहण कर लिया, अधिनियम 2002 ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 97वें संविधान संशोधन 2011 आया। इस संशोधन के द्वारा सहकारी संगठनों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उससे संबंधित मैंने MCQ की वीडियो ऑलरेडी बना दी है, 2 वीडियो बनाई गई है, जिसमें क्वेश्चन तो कहने को 31 है, लेकिन वहाँ से कम 50 से 60 क्वेश्चन पूरे हमने कवर किए थे। तो उन MCQs को भी ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 97वां संविधान संशोधन 2011 है। सहकारी संगठनों को क्या प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संविधान में जगह मिली उनको। देखिए नेक्स्ट भारत में सहकारी संगठन। भारत में 1889 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रथम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। भाई इतिहास की बात हो रही है, ठीक है। तो 1889 में लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया। नंबर 2 प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार वर्ष 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिए प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार कहाँ पर, मद्रास में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए प्रथम सहकारी साख समिति की स्थापना कहाँ पे हुई थी, कांजीवरम मद्रास प्रेसिडेंसी में अक्टूबर 1904 में की गई थी। वर्ष 1929 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना भी मद्रास में की गई थी। बात हो रही है यहाँ पर भारत में सहकारी संगठन की, तो ये बात हो रही है हमारे भारत के लेवल की, ठीक है, न कि राजस्थान राज्य की बात हो रही है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य के लिए अगर पूछ लिया जाए तो अजमेर आ रहा है मोस्ट ऑफ में आंसर, और जब भारत के लिए पूछ लिया जाए तो क्या आ रहा है यहाँ पर, मद्रास। सहकारी उपभोक्ता भंडार मद्रास, सहकारी साख समिति मद्रास, प्रथम भूमि विकास बैंक मद्रास, 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 ठीक है।
तो राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है अजमेर और भारत के लिए इम्पोर्टेंट है मद्रास। देखिए राष्ट्रीय विकास संगठन किसकी बात कर रहे हैं, एनसीडीसी की बात हो रही है। स्थापना होती है 1963 मार्च 1963 में। कार्य क्या है इसका, कृषि में बीज व उर्वरक आदि आगतों की उपलब्धता सहकारी समितियों के माध्यम से सुनिश्चित करवाना। क्या सुनिश्चित करवाना, कृषि में बीज और उर्वरक के लिए। तो क्या बात की जा रही है कि कृषि से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बीज उर्वरक आदि चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना एनसीडीसी का काम होता है। साथ ही फसल उत्पादन के बाद उसका विपणन करना और उसका भंडारण हेतु सुझाव देना भी किसका काम होता है, राष्ट्रीय विकास संगठन का। नेक्स्ट देख लीजिए वैकुंठ लाल मेहता सहकारी प्रबंधन संस्थान, जिसको मैंने कल इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था। कहाँ पर है ये, पुणे में है। 1967 में स्थापित हुआ था। ठीक है, क्या करवाता है ये, सहकारिता में प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण सुविधा की उपलब्धता कराता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, स्थापना होती है इसकी 16 अक्टूबर 1965 में। उद्देश्य क्या है इसका, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता को प्रोत्साहन करना और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना। तो ये सभी बात जो हम कर रहे हैं वो स्टेट लेवल की ना होकर के अपने भारत के लेवल की है। अपना जो देश है उसके अंदर भी एक संस्था होती है जो पूरे देश भर के लिए चलाई जाती हैं। अब देखिए वापस से एक टॉपिक आपका ऐसा आया है जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में। कार्य क्या है, किसानों को उच्च गुणवत्ता के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अब ये कृभको क्या है, कृषक भर्ती कोऑपरेटिव लिमिटेड, स्थापना 1980। कार्य क्या है इसका, कृषि आगतों को उपलब्ध कराना, मतलब कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं जैसे कि हमने पढ़ा था, बीज हो गए, उर्वरक हो गई, कोई छोटी मोटी मशीन हो गई आदि चीज़ें इरिगेशन के लिए। ओके, नंबर 2 कृषि सहकारी समितियों को सुदृढ़ता प्रदान करना। क्या प्रदान करती हैं कृभको, जो कृषि सहकारी समितियां होती है ना उनको बढ़ावा देती हैं, उनको आगे बढ़ाती है, उनका विकास करने में पूरा योगदान कृभको करती है। आगे देखिए नंबर 3 आधुनिक कृषि को प्रोत्साहित करना। भाई अभी भी किसान क्या करते हैं, बैलों से हल जोतते हैं, खेत जोतते हैं। तो जो कृषि में लोग जो है पुराने तरीकों को अपना रहे हैं, उनको छोड़ करके जिस तरीके से फॉरेन में लोग बहुत ज़्यादा पैदावार करते हैं, कम जो उनके पास भूमि होती है उसमें भी वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो जो हमारा भारत का किसान है वो आम तौर पर क्या होता है, गरीबी में अपना जीवन यापन करता है। वो ना करे उसके लिए आधुनिक कृषि टेक्निक्स को अपनाया जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है सहकारी समितियों के माध्यम से। तो कृभको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए सहकारी विपणन संगठन की बात कर लेते हैं। सहकारी विपणन संगठन कौन कौन से हैं, फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड नेफेड। तो जो लोग एमसीक्यू कर चुके हैं उनको सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करने का काम ही रह गया है कि स्थापना कब हुई, 1958 में। कार्य क्या है, आदिवासी क्षेत्रों में उपजों की खरीद को प्रोत्साहित करना। नेफेड क्या करता है, आदिवासी क्षेत्रों के लिए होता है और वहीं के लिए उनको प्रोत्साहित करता है, वहाँ की उपज को खरीदी जा सके ताकि क्या हो, टीएसपी एरिया का भी विकास हो जाए। अब देखिए ट्राइफेड के कार्य देख लीजिए कि ट्राइफेड 2 तरह के कार्य करता है। देखिए ट्राइफेड के द्वारा गेहूं व चावल की जो खरीद है वो एफसीआई के एजेंट के रूप में की जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि ट्राइफेड के द्वारा गेहूं और चावल की खरीद कौन से एजेंट के रूप में की जाती है, तो एफसीआई के रूप में, या फिर एफसीआई एजेंट के रूप में जो गेहूं और चावल की खरीद है वो किसके द्वारा की जाती है, ट्राइफेड के द्वारा की जाती है। नंबर 2
ट्राइफेड के द्वारा जो मोटा अनाज होता है जैसे दलहन वनोत्पाद की खरीद नेफेड के रूप में ही की जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक आदि महोत्सव है। ये महोत्सव एक कार्यक्रम होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाती है। किसके प्रति? सहकारी समितियों के प्रति। तो देखिए, आदिवासी उपज विपणन व प्रसंस्करण तथा आय में वृद्धि हेतु ट्राइफेड क्या करता है, एक कार्यक्रम संचालित करता है जिसका नाम है आदि महोत्सव। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा महोत्सव सहकारिता से संबंधित है, तो वो है आदि महोत्सव। भारत में सहकारिता, आधुनिक सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सहकारिता है वो कौन सा विषय है? राज्य सूची का विषय है। संविधान में सहकारिता, आइए कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट संविधान के हिसाब से। पॉलिटी पढ़ लेते हैं अब हम। 97 संविधान संशोधन 2011, अभी हमने पीछे पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फरवरी 2015 में लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लास्ट संशोधन हुआ था ये कब लागू हुआ था? 2015 में। इस संशोधन के तहत सहकारिता को क्या प्राप्त हुआ था? संवैधानिक दर्जा। पढ़ चुके हैं हम। कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं देखिए। संविधान के भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद कौन सा है? 19, और उसमें क्या जोड़ा गया है? 19(1)(c) को जोड़ा गया है, जिसमें किसकी बात हुई है? सहकारी समितियों का निर्माण, और इसको मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा भाई। ये जो तीनों चारों हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19(1)(c) में क्या जोड़ा गया है? समितियों का निर्माण। नाउ नेक्स्ट, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43(b) में सहकारी स्वैच्छिक संगठन स्वायत्त कामकाज लोकतांत्रिक नियंत्रण प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद 43(b) में। अगला देखिए, इस संशोधन के अंतर्गत एक नया भाग 9(b) को जोड़ा गया है। 9(b) याद रखिएगा, जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद हैं। कौन से? 243(z)(h) से लेकर के 243(z)(t) तक। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने लायक है। पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में सहकारिता को सम्मिलित किया गया है, तो अनुच्छेद 243(z)(h) से 243(z)(t) तक। दूसरी बात, कौन कौन से भाग इससे संबंधित हैं, तो भाग 3 भी है, भाग 4 भी है, और भाग 9(b) भी इससे संबंधित है। और 243(z)(h) से 243(z)(t) को हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। देखिए, 243(z)(h) की जब बात आएगी तो सहकारी समितियों की जो परिभाषा है वो इसमें दी गई है। सबसे पहला है देखिए H, तो क्या होगा इसमें? इसके बारे में ही बताया जाएगा ना, इसका इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप। सबसे पहले क्या है? परिभाषा है। उसके बाद H के बाद आप I देख लीजिए यहाँ पर कि बोर्ड के सदस्यों और इसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यवाही का उल्लेख इसमें मिलता है। तो एक बार तो हो गई परिभाषा। फिर समिति में कौन होते हैं? सदस्य होते हैं और पदाधिकारी होते हैं। तो I में किसकी बात की गई है? इसी की बात की गई है। I के बाद आता है J वाला कि इसमें क्या होगा? समितियों की स्थापना का प्रावधान होगा। अब जब समितियों में सदस्य आ गए हैं, पदाधिकारी हो गए हैं, तो अब समितियों की क्या हो जाएगी? स्थापना हो जाएगी। एज ए स्टोरी इसे आप लोग याद रखिएगा, तो ये याद आपको रहेगा। इसी तरीके से जे के बाद में क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। के में क्या बताया गया है? बोर्ड के सदस्यों के चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख। अब सदस्य जो हैं उनका क्या होगा? चुनाव होगा। चुनाव से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं जेड के में। जेड एल में क्या बताया गया है कि जो समिति है उसका विघटन होगा, निलंबन होगा, या अंतिम जो प्रबंधन है उसका उल्लेख किया गया है। एम की बात कर लेते हैं, अंकेक्षण ऑडिटिंग हो रहा है। ठीक है, एम में क्या हो रहा है? ऑडिटिंग। एन में क्या हो रहा है? आम सभा की बैठक हो रही है। ओके, देखो एन से नॉर्मल याद रखना, नॉर्मल से आम सभा की बैठक याद आ जाएगी आपको। ओ में क्या होता है? सदस्यों के सूचना पाने के अधिकार का उल्लेख होता है। इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओ में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है। पी में आयकर रिटर्न की प्रक्रिया होती है। पी में क्या होती है? इनकम टैक्स होता है। क्यू में किससे रिलेटेड है? अपराध और दंड से रिलेटेड है। इसको मैंने आपको रिलेट भी करवाया था कि भाई मुझे दंड क्यों दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, जेड क्यू। आर में क्या होता है? बहुराज्य सहकारी समितियों के आवेदन का उल्लेख मिलता है।
तो देखिए आर से आप राज्य को रिलेट कर सकते हैं। एस में क्या होता है, केंद्र शासित क्षेत्रों में क्रियान्वयन होता है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का यहाँ पर बात हो रहा है। नेक्स्ट है टी, मौजूदा कानूनों के बने रहने का प्रावधान। अब यदि बात की जाए कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कौन से हैं, क्योंकि सारे तो याद नहीं रखे जाएंगे, तो एक बार इम्पोर्टेंट को देख लेते हैं कि कौन सा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समितियों की स्थापना से, भाई बात ही समितियों की हो रही है तो ये स्थापना तो बहुत ही जरूरी है। दूसरा है चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड, जेड के भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर समितियों के विरुद्ध अपराध और दंड, ठीक है। अपराध और दंड जेड क्यू में होता है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं राजस्थान निर्वाचन अधिकारी। देखिए इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना हुई 2005 में, राजस्थान निर्वाचन अधिकारी। तो इस आयोग की जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी और सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार राजस्थान सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की स्थापना की गई। किस अधिनियम के अनुसार, 2001 के अनुसार। तो हमने इसको एक्ट 2001 में पढ़ लिया था, किसके बारे में, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के बारे में। तो ये क्या करता है, बोर्ड से संबंधित जो भी निर्वाचन होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाता है। उसके बाद में सबसे लास्ट में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सहकारी बैंकों का प्रथम एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया, अजमेर में, और कब स्थापित किया गया, 15 अगस्त 2016 को। बहुत इजी डेट है, 15 अगस्त 2016। तो आज इस वीडियो में हमने राजस्थान कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा 100% कंप्लीट कर लिया है। अब इससे बाहर स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बन सकता है। तो आप बेफिक्र होकर इस वीडियो को अच्छे से देखें और रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। तो मेरा फ़र्ज था यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझाना, बताना। अब आपका फ़र्ज है यहाँ पर वीडियो को शेयर करना और मन लगाकर पढ़ना। तो ये स्ट्रक्चर का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे अधिनियम नहीं, रूल्स 2003, और अधिनियम का जो पार्ट बचा हुआ है वो भी कंप्लीट जरूर किया जाएगा। और 2003 बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो 2000 एक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो रूल्स 2003 बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सो डोंट वरी, चिंता ना करें, एग्जाम से पहले ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग बस मन लगाकर पढ़ाई करें और जितना आपको बताया गया है एटलीस्ट उसको तो पक्का कर लें। मैथ्स में आप जो बैंकिंग क्लर्क होते हैं उनके लेवल की मैथ्स आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट वही टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे और राजस्थान जीके का जो टॉपिक है उसका सिलेबस वही रहने वाला है जो राजस्थान के अन्य एग्जाम जैसे कि पुलिस है, पटवारी है आदि में जो जीके पूछी जाती है वही लेवल यहाँ पर रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।